Good morning students. Today we will study about the process of techniques of planning अर्थात नियोजन करने की कौन कौन सी प्रक्रिया है उसके बारे में आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे. So first point, establishing goal or objectives. The initial phase of planning process is to establish the business objectives. These organizational goals are made by senior level managers after reviewing numerous objectives. These objectives are based on the number of factors like mission of the organization, ability of the organization. Once management team establish the organizational goal, the section wise or department wise objectives are planned at the lower level. Defining the objectives of every department is very important and accordingly precise directions is given to the department. अर्थात किसी भी प्लानिंग प्रोसेस का सबसे पहला फेस यही होता है कि बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव क्या है उसको इस्टेब्लिश किया जाए, उसको फिक्स किया जाए. ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल सभी सीनियर लेवल के मैनेजर्स, जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं, जो मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं. ये सभी ऑब्जेक्टिव्स या जो गोल हैं वो सभी नंबर ऑफ़ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, एक्सेट्रा. जब एक बार मैनेजमेंट टीम ये गोल डिसाइड कर लेती है तो उस गोल को सेक्शन वाइज और डिपार्टमेंट वाइज ऑब्जेक्टिव्स को लोअर लेवल पर प्लान किया जाता है. यानी यहाँ पर जब एक बार गोल डिसाइड हो जाता है तो फिर वर्क के अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट में वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है और फिर वहाँ पर लोअर लेवल के जो वर्कर्स होते हैं या जो मैनेजमेंट होता है उसको गोल को अचीव करने के लिए प्लान करना होता है. इसीलिए सबसे पहला प्रोसेस प्लानिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और गोल इज़ मोस्टली इम्पॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ अब इसके बारे में हिंदी में पढ़ते हैं. लक्ष्यों या उद्देश्यों की स्थापना. नियोजन प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण व्यावसायिक उद्देश्यों को स्थापित करना होता है. ये संगठनात्मक लक्ष्य वरिष्ठ स्तर के प्रबंधकों द्वारा कई उद्देश्यों की समीक्षा के बाद बनाए जाते हैं. ये उद्देश्य संगठन के मिशन, संगठन की क्षमताओं जैसे कारकों की संख्या पर आधारित होते हैं. एक बार जब प्रबंधन टीम संगठनात्मक लक्ष्यों को स्थापित कर लेती है तो निचले स्तर पर अनुभागवार या विभागवार उद्देश्यों की योजना बनाई जाती है. प्रत्येक विभाग के उद्देश्यों को परिभाषित करना महत्वपूर्ण होता है और उसी के अनुसार विभागों को सटीक दिशाएं भी दी जाती हैं. नेक्स्ट पॉइंट, एस्टैब्लिशिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस. द नेक्स्ट स्टेप in planning which involves establishing planning premises in the condition under which planning activities will be done. Planning premises are planning statement that are the expected environmental factor and information relating to the future such as general economic conditions, population trends and competitive behavior. The planning premises can be internal and external premises, tangible and intangible premises, controllable and non-controllable premises. अर्थात जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्टिव गोल इस्टेब्लिश हो जाता है, डिसाइड हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप प्लानिंग की यही आती है कि हमें उस प्लानिंग एक्टिविटी को कहाँ पर डन करना है, उस प्रीमाइसेस को अरेंज करना, उसको उस कंडीशन तक लेकर आना, ये सब इस्टेब्लिश करना, ये सब काम प्लानिंग का ही होता है. प्लानिंग की प्रीमाइसेस प्लानिंग की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, एक्सपेक्टेड इन्वायरमेंट फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू फ्यूचर मतलब फ्यूचर के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बनाई जाती है. इकोनॉमिक कंडीशन देखी जाती है, पॉपुलेशन ट्रेंड देखा जाता है, कॉम्पिटिटिव बिहेवियर देखा जाता है और फिर उसी के हिसाब से इस्टेब्लिश किया जाता है.
इसीलिए प्लानिंग प्रेमाइसेस इंटरनल और एक्सटर्नल भी हो सकती हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल भी हो सकती है, और कंट्रोलेबल भी हो सकती है और नॉन कंट्रोलेबल भी हो सकती है। अब इसके बारे में हम हिंदी में पढ़ते हैं, दैट इज़ योजना परिसर की स्थापना। नियोजन का अगला चरण जिसमें नियोजन परिसर स्थापित करना शामिल है, वह शर्तें हैं जिनके तहत नियोजन गतिविधियाँ की जाएगी। नियोजन परिसर ऐसे नियोजन विवरण हैं जो अपेक्षित पर्यावरणीय कारक, प्रासंगिक तथ्य और भविष्य से संबंधित जानकारी जैसे सामान्य आर्थिक स्थिति, जनसंख्या का रुझान और प्रतिस्पर्धी व्यवहार होता है। नियोजन परिसर आंतरिक और बाहरी परिसर भी हो सकते हैं, मूर्त और अमूर्त परिसर भी हो सकते हैं, नियंत्रित और गैर नियंत्रित परिसर भी हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप, डिटरमाइनिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। डिटरमाइनिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज इज द थर्ड स्टेप in the planning process. The planner should study all the alternatives, consider the strong and weak point of them, and finally select the most promising one. अर्थात हर काम को करने के कई सारे ऑप्शंस होते हैं। इसी तरह से जब हम कभी प्लान करते हैं तो उसमें भी हमें कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। मैनेजर का ये काम होता है कि वो किसी एक प्लानिंग पर या किसी एक ही अल्टरनेटिव पर स्टडी ना करते हुए हर प्लानिंग के ऑप्शन पर डिटेल में स्टडी करे और फिर उसके बाद में उसके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट को स्टडी करे और फिर फाइनली एक सबसे अच्छा ऑप्शन चूज़ करे। इसे ही हम डिटरमाइनिंग अल्टरनेटिव कोर्स कहते हैं। इसके बारे में अब हम हिंदी में पढ़ते हैं। वैकल्पिक पाठ्यक्रम निर्धारित करना नियोजन प्रक्रिया का तीसरा चरण है। योजनाकार को सभी विकल्पों का अध्ययन करना चाहिए, उनके मजबूत और कमज़ोर बिंदुओं पर विचार करना चाहिए और अंत में सबसे आशाजनक लोगों का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। अर्थात अल्टरनेटिव कोर्सेज सो सिलेक्टेड शुड बी इवेल्युएटेड इन द लाइट ऑफ premises and goals. Evaluation involves the study of performance of various actions such as profitability, investments, requirement, etc. Of such alternatives should be weighted against each other. Each alternative should be closely studied to determine its suitability. अर्थात कई ऑप्शन में से जब हम एक किसी प्रॉमिजिंग वन को चूज़ कर लेते हैं, यानी कुछ सबसे अच्छे ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं, तो वो हमारी प्रेमाइसेस और हमारे गोल्स में लाइट में होता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो ही ऑप्शन हमारे माइंड में सेट रहता है। फिर उस प्लान को या उस कोर्स को इवैल्यूएट किया जाता है। इवैल्यूएशन जो है वो कई एक्शंस को इन्वॉल्व करता है और उसमें कई एक्शंस पर परफॉर्मेंस को स्टडी भी करता है। कई फैक्टर्स भी होते हैं जैसे प्रॉफिटेबिलिटी यानी लाभ, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, रिक्वायरमेंट्स यानी ज़रूरतों के ऊपर भी डिपेंड करता है। और जब हम किसी कोर्स को चूज़ करते हैं तो इनमें ये फैक्टर्स सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। हर इवैल्यूएशन को या हर अल्टरनेटिव ऑप्शंस को क्लोजली यानी डीप में स्टडी किया जाता है ताकि यह पता कर सकें कि वो प्लान किसी भी पर्टिकुलर जो वर्क हम कर रहे हैं उसके लिए सूटेबल है या नहीं। मैनी फैक्टर्स सच आर अनसर्टेन फ्यूचर ट्रेंड्स, प्रॉब्लम फेस्ड फाइनेंशियली, फ्यूचर अनसर्टेन रेंडर्स द evaluation process complex and difficult. Usually, alternative plans are evaluated against factors such as cost, risk, benefit, organizational facilities, etc. Computer-based mathematical plans and techniques can be utilized to identify best course of action. कई ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जैसे फ्यूचर ट्रेंड क्या होगा वो हमें नहीं पता, तो आगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसे फेस करनी होगी ये भी नहीं पता होगा,
हमारे रेंडर्स क्या होंगे, मतलब हमारे आगे के फ्यूचर क्या होगा ये भी हमको नहीं पता, आगे की प्रोसेस क्या होगी ये भी नहीं पता, कौन सी प्रॉब्लम किस काम में आएगी ये भी नहीं पता। तो इन सब को भी फेस करने में हमको डिफ़िकल्टीज़ फेस करने में भी हमें इवैल्यूएशन हेल्प करता है। यूजुअली ये अल्टरनेटिव प्लान्स आर कई फैक्टर्स के अगेंस्ट इवेलुएट किए जाते हैं, जैसे कॉस्ट, रिस्क, बेनिफिट्स, ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा। कंप्यूटर बेस्ड जो फैक्टर्स होते हैं वो मैथमेटिकली प्लान के लिए टेक्निक्स के ऊपर यूटिलाइज कैसे होंगे ये सब इवेलुएट किया जाता है, स्टडी की जाती है। इन सभी फैक्टर्स और सभी इवैल्यूएशन के बाद हम बेस्ट एक्शन को चूज़ कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम हिंदी में पढ़ते हैं। दैट इज़, इस प्रकार चयनित वैकल्पिक पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन परिसर और लक्ष्यों के आलोक में किया जाना चाहिए। मूल्यांकन में विभिन्न क्रियाओं के निष्पादन का अध्ययन शामिल है। ऐसे विकल्पों की लाभप्रदता, निवेश, आवश्यकताओं आदि जैसे विभिन्न कारकों को एक दूसरे के विरुद्ध तोला जाना चाहिए। इसकी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए प्रत्येक विकल्प का बारीकी से अध्ययन किया जाना चाहिए। कई अन्य कारक जैसे अनिश्चित भविष्य की प्रवृत्ति, आर्थिक रूप से समानता की जाने वाली समस्याएं, भविष्य की अनिश्चितताएं मूल्यांकन प्रक्रियाओं को जटिल और कठिन बना देती है। आमतौर पर वैकल्पिक योजनाओं का मूल्यांकन लागत, जोखिम, लाभ, संगठनात्मक सुविधाओं आदि जैसे कारकों के आधार पर किया जाता है। कंप्यूटर आधारित गणितीय योजनाओं और तकनीकों का उपयोग कार्रवाई के सर्वोत्तम पाठ्यक्रम की पहचान के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट, selecting the best course. After having evaluation the various alternatives, the most suitable alternative is selected. With this, the plan can be considered to have been adopted. It is exactly the point at which decisions are made. Sometimes, in the best interest of the enterprise, several alternative course can be adopted. अर्थात बहुत सारे इवैल्यूएशन को देखने के बाद, स्टडी करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद में एक मोस्ट अल्टरनेटिव सूटेबल अल्टरनेटिव ऑप्शन हम चूज़ करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में वो पॉइंट देखा जाता है जहाँ पर डिसीजंस लेना ज़रूरी होगा या डिसीजंस लिए जाते हैं। कई बार बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द एंटरप्राइजेस यानी कई सारे ऑप्शंस को चूज़ कर लिया जाता है क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट होते हैं या एंटरप्राइजेस के लिए बेनिफिशियल होते हैं। इसलिए हम एक बार में कई सारे ऑप्शंस को भी चूज़ करके रख लेते हैं। नेक्स्ट, हिंदी में पढ़ते हैं। विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन किया जाना होता है। इससे योजना को स्वीकृत माना जा सकता है। यह ठीक वही बिंदु है जिस पर निर्णय किए जाते हैं। कभी कभी उद्यम के सर्वोत्तम हित में कई वैकल्पिक पाठ्यक्रम अपनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मुलेटिंग derivative plan. Planning is not complete as soon as the best course is selected. The main plan should be supported by the number of derivative plan. Within the framework of a basic plan, derivative plan are formulated in each functional area. Segregations of master plan into departmental, sectional and individual plan help to understand the real nature of future uncertainties. To make the planning process more effective, it should also provide for a feedback mechanism. These plans are meant for the implementation of the main plan. अर्थात प्लानिंग
सिर्फ बेस्ट ऑप्शन चूज़ करने से ही ख़त्म नहीं हो जाती है। जो मेन पार्ट होता है प्लान का वो डेरिवेशन, नंबर ऑफ डेरिवेटिव प्लान्स को सपोर्ट करना होता है। बेसिक प्लान के अंदर डेरिवेशन प्लान को फॉर्मुलेट करना, जिससे कि हर फंक्शनल एरिया या हर एरिया फंक्शन कर सके, वर्क कर सके। फ्यूचर के अनसर्टिनिटीज़ को समझने के लिए इंडिविजुअल प्लान, सेक्शनल प्लान और डिपार्टमेंटल प्लान के मास्टर प्लान को भी सीग्रेशंस करना पड़ता है। द प्लानिंग प्रोसेस को मोर इफ़ेक्टिव बनाने के लिए फीडबैक ऑप्शन को भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, यानी फीडबैक का ऑप्शन भी रखा जाता है ताकि प्लानिंग प्रोसेस और इफ़ेक्टिव बन सके। इसीलिए प्लान्स इवैल्यूएट किए जाते हैं और फिर डेरिवेटिव किया जाता है, यानी इम्प्लीमेंट करने के लिए ये प्लान को ऑप्शन को चूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हिंदी में पढ़ते हैं। सर्वोत्तम पाठ्यक्रम का चयन होते ही योजना पूर्ण नहीं होती है। मुख्य योजना को कई व्युत्पन्न योजनाओं द्वारा समर्पित किया जाना चाहिए। एक बुनियादी योजना के ढांचे के भीतर प्रत्येक कार्यात्मक क्षेत्र में व्युत्पन्न योजनाएं तैयार की जाती हैं। मास्टर प्लान को विभागीय, अनुविभागीय और व्यक्तिगत योजनाओं में अलग करने से भविष्य की अनिश्चितताओं की वास्तविक प्रकृति को समझने में मदद मिलती है। नियोजन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे एक फीडबैक तंत्र भी प्रदान करना चाहिए। ये योजनाएं मुख्य योजना के क्रियान्वयन के लिए होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, implementations of plan. Implementations of plan is the final step in the process of planning. This involves putting in the planning into action so as to achieve the business objectives. Implementation of plan required establishment of policies, procedure, standards and budget etc. अर्थात प्रोसेस ऑफ प्लानिंग का लास्ट और फाइनल स्टेप यही होता है कि उस प्लान को इम्प्लीमेंट करके देखना। ये जो प्लान होता है वो कई सारे एक्शंस को पुट करता है, कई सारी स्टेप्स को पुट करता है अपने अंदर, जिसके हेल्प से या जिसकी मदद से हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं, टारगेट तक पहुंच सकते हैं। किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसे इस्टेब्लिश करने के लिए उसकी पॉलिसीज़, उसके प्रोसीजर, स्टैंडर्ड, बजट एक्सेट्रा रिक्वायर्ड होते हैं, ज़रूरी होते हैं। अब इसका हिंदी में पढ़ते हैं। योजनाओं का क्रियान्वयन नियोजन की प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इसमें योजनाओं को क्रियान्वित करना शामिल है ताकि वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नीतियों, प्रक्रियाओं, मानकों, बजट आदि की स्थापना करना ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ फॉलो अप एंड रिव्यू। The process of planning does not end with the implementation of planning. Plans are made for futures and future is uncertain. It is thus important that plans are reviewed and modified according to change situations so that the objectives can be achieved. अर्थात जो प्रोसेस है प्लानिंग की वो एक बार बनाने से या एक बार कोई भी वर्क पे प्लान करने से एंड नहीं हो जाती है। क्योंकि हम प्लान जो करते हैं वो फ्यूचर के लिए करते हैं और फ्यूचर जो होता है वो अनसर्टेन होता है, यानी हमें पता नहीं होता है कि फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है। जो हमने प्लान किया है वो एग्जैक्टली वर्क कर पाएगा या नहीं, इसका कंफर्मेशन हमें नहीं होता है। इसीलिए प्लानिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है कि उन पर बार बार फॉलोअप लिया जाए, उन पर बार बार रिव्यू देखा जाए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है
और अगर चेंजेस चाहिए तो उन्हें मॉडिफाई किया जाए और सिचुएशन के हिसाब से उनको चेंज करके ऑब्जेक्टिव या गोल को या टारगेट को अचीव कर सके। इसीलिए प्लानिंग में फॉलो अप और रिव्यू सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट माने जाते हैं। अब हम हिंदी में पढ़ते हैं। नियोजन की प्रक्रिया नियोजन के क्रियान्वयन के साथ समाप्त नहीं होती है। भविष्य के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं और भविष्य अनिश्चित होता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार योजनाओं की समीक्षा और संशोधन किया जाए ताकि उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए या लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इस तरह से प्रोसेस ऑफ प्लानिंग आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।